हेलो, आप सबका स्वागत है। प्रणाम करता हूँ इस वीडियो पे जिसमें हम बात करेंगे कि 67th बीपीएससी सोशियोलॉजी के बच्चे कैसे अपना इंक्रीज करें स्कोर इतना कम समय में। अभी का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। दो तरीके के डाउट्स आ रहे थे मुझे। एक तो था कि सर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़े हैं पर समझ नहीं आ रहा है कि अभी कैसे करें, ठीक है। तो हम सारे तरीके के डाउट्स लगभग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू देखें कि उसका क्या सॉल्यूशन है। तो अगर हम बात करें कि स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, स्कोर इंक्रीज करने के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि आपको क्वेश्चन का जो डिमांड है वो आपको फुलफिल करना होगा। ये देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, ये पिछले साल का बीपीएससी का पेपर है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे आपको लिखना है ना, ऐसे लिखना है और ये एक्सप्लेन करना है इसमें डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट थे तो वो फेजेस कैसे सोशियोलॉजी का थ्योरेटिकल बिगिनिंग हुआ है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी कैसे डेवलप किया है, हमको उसके ऊपर इसमें बात करना है। तो लोग, मैं एक दो कॉपी चेक कर रहा था उसमें मैं देखा कि लोग मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लिख के आए। तो वो नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंट फेजेस, तो खुद ही मेंशन है ना कि फेजेस के ऊपर बात करना है कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज करता है। तो आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर लो कि डिमांड पे नहीं लिखोगे तभी मार्क्स कटते हैं। इसमें हमारा बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप सोशियोलॉजी को डिफाइन करो, खुद वर्बेटिम लिखो, बोलो कि सोशियोलॉजी का बहुत पुराना पास्ट रहा है लेकिन हिस्ट्री बहुत रिसेंट है क्योंकि एक सिस्टमेटिक स्टडी बहुत बाद में शुरू हुआ। तो कैसे किस फेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहला था इनिशियल फेज जिसको हम हीम कहते हैं, है ना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, मैक्रो यूनिट्स हम इसमें पढ़ा करते थे। ये लगभग 1838 टू आई थिंक 1880s के बीच में था। इसमें हम जैसा बोले मैक्रो यूनिट्स पढ़ते थे जैसे फैमिली, मैरिज वगैरह। कॉम्टे आए, कॉम्टे ने बोला कि सोशल स्टैटिक, सोशल डायनेमिक, ये दो चीजें होती हैं, है ना। सेंट साइमन का मेंशन करना, थिंकर्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी वाले हैं वो भी एग्जाम देंगे, उनके पास भर भर के थिंकर्स हैं, वो आराम से टैकल कर जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। इनको एक चैलेंज आता है कि इतना लेंदी आंसर कैसे लिखें, 5-6 पेजेस में कैसे लिखें आंसर, बहुत जनरलिस्टिक हो जाता है। तो जनरलिस्टिक नहीं होने का भी हम बात करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो 3 फेजेस में सोशियोलॉजी डेवलप होता है। फर्स्ट फेज जिसको हम HIM फेज भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और फिर इंडक्टिव अप्रोच, हमें पता है इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले रिसर्च डिजाइन करते करते लास्ट में हाइपोथेसिस तक जाते हैं, किसी चीज को हम इंड्यूस करते हैं। तो इंडक्टिव अप्रोच इसी टाइम पे डेवलप होता है। इंडक्टिव अप्रोच का ही यूज करके कॉम्टे ने सोशल पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिज्मिक एनालॉगी का थ्योरी आया था। ये जितने कीवर्ड्स है ना, ये सब कुछ आपको मार्क्स दिलाएंगे। एक तो आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को सही से फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, फिर हम ह्यूमनिस्टिक में क्या करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसे स्टडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये फर्स्ट फेज था। फिर आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में स्कोप थोड़ा और वाइड होता है। वेबर आते हैं, वेबर माइक्रो रियलिटीज की बात करेंगे, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी डेवलप होता है। दरखाइम अभी माइक्रो यूनिट्स पे काम कर रहे होते हैं। इसी टाइम पे उनका एक जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट का, तो सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दरखाइम का उभर के आता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और दो तरह के स्कूल उभर के आते हैं, फॉर्मल और सिंथेटिक, ठीक है। ये सारे विकास रंजन में मेंशन है, इसी के ऊपर आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। आप बता दो फॉर्मल स्कूल में क्या है और उसके बाद आप बताओ सिंथेटिक स्कूल में क्या पढ़ाई जाती है। इसी टाइम पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इस टाइम पे डेवलप होता है, मोस्टली जर्मन स्कूल में इसे पढ़ाया जाता है, जैसे वेबर या जॉर्ज साइमल की बात करें, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी आप लिखो कि क्या हुआ, सिंथेटिक स्कूल में क्या हुआ। थर्ड फेज डेवलप होता है। थर्ड फेज में हम माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजी का जो कॉन्टिनम है उसके बीच में हम आ जाते हैं और इस टाइम पे फेमस थिंकर्स जैसे पार्सन उभर के आते हैं। पार्सन अपना दो फेमस थ्योरी देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो सोसा बोलते हैं, और एक इनकी थ्योरी है सोशल सिस्टम की, ठीक है।
मॉर्टन आते हैं। मॉर्टन का कूडोज प्रिंसिपल, लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन अभी ही डेवलप होता है। एंथोनी गिडन आते हैं जो कि स्ट्रक्चरेशन का थ्योरी देते हैं, जो डबल हार्मोनिटिक्स का होता है ना, अंडरस्टैंडिंग का कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है। तो माइक्रो मैक्रो के बीच का कॉन्टिन्यूम आता है। और अभी प्रेजेंट फेज या मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न फेज क्या है, तो अब वाइडर वैरायटी होते जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में, आईटी में, बायोटेक में, नेटवर्किंग में, यहाँ पे सोशियोलॉजी का यूज काफी उभर के आ रहा है। एलन ब्राइमन का आप एग्जांपल बता सकते हो कि इन्होंने कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लिया, है ना। इन्होंने कैसे बोला कि कैसे पर्पोजिव रिसर्च हम कैसे करें, पर्पोजिव रिसर्च के थ्रू हम लिमिटेशन, जो स्कोप के ऊपर जो लिमिटेशन है उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, एक ओवरऑल ये चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, ना कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का। वो बात अलग है कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर आपके सिलेबस में 3 थिंकर्स मेंशन है। कौन से? एक मार्क्स है, सोरोकिन है और वेबर है, ठीक है। लेकिन आप इनके अलावा आप कितने थिंकर्स को कोट कर दे रहे हो। तो एक हॉलिस्टिक आंसर आपका डेवलप हो रहा है जो कि सोशियोलॉजिकल भी है। आप इसको पेपर पे जब लिखोगे तो अच्छा खासा फुलफिल हो जाएगा आपका वर्ड लिमिट का भी डिमांड। तो हम ये डिस्कस किए कि पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका डिमांड पूरा होना चाहिए क्वेश्चन का। अगर आप डिमांड से डेविएट होगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जनरलिस्टिक मार्क्स हो जाएगा फिर। दूसरा चीज है कि आपको थिंकर सही से कोट करने हैं। थिंकर्स ही तो है ना सोशियोलॉजी में, जो थिंकर्स के जितने जार्गन्स होते हैं और उसको कोट करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूव होते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इन्होंने पढ़ रखा है सोशियोलॉजी अच्छे से। अब आप एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार का आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हो ना पीटी में या मेंस में भी, तो बिहार का आर्ट एंड कल्चर आपको ठीक से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है। आप बिहार का वहां पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। देखो कौन सा क्वेश्चन था, कौन इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन से हैं जो कि स्टेट ऑफ बिहार में पाए जाते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक एथनिक प्रोफाइल बताओ। दो ऐसे ट्राइब्स का जिस आपको लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ओराव हैं। आपके हिसाब से जो होगा आप उसको कोट कर सकते हो। अब इसके ऊपर आप डिवाइड करो कि इनका मैरिज सिस्टम कैसा है। अलग अलग टाइप के मैरिजेस होते हैं ना, जो कि बहुत नॉर्मल नहीं है। काफी ट्रेडिशनल मैरिजेस हैं, नॉर्मल सोसाइटी में नहीं पाए जाते हैं। सेवा विवाह होता है, हरण विवाह होता है, राजी खुशी विवाह होता है, बहुत टाइप के विवाह आप पढ़ते हैं कल्चर में। तो आप ये दो ट्राइब को उठाओ, उसका आंसर करो, उसको मेंशन करो। और ये बिहार का अगर आप एग्जांपल जो इंडियन सोशियोलॉजी वाला पार्ट में कहीं कहीं डालोगे ना, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, टू द पॉइंट ये आंसर लिख रहे हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि इंटरनेशनल एग्जांपल जो जनरल सोशियोलॉजी है उसमें आप कोट करना। एक क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है सोशल चेंज के ऊपर। इस बार यूपीएससी में भी पूछ रखे हैं कि सोशल चेंज जो होते जा रहा है, तो ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन डिग्रेड हो रहे हैं या अभी भी ठीक है। तो इसमें सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल मत देना, इंटरनेशनली भी देखना। जैसे ब्लैक प्रेसिडेंट अभी चुने जाने लगे हैं, पहले नहीं होता था, है ना। विमेन का अबॉर्शंस अब काफी अलाउ हो चुके हैं, फिर गे राइट्स मिलने लग गए हैं। तो बहुत सोशल चेंज हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी अभी हैं। रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा जब केमिकल इंडस्ट्री खोलने जाते हैं यूएसए में, तो गणपति का पूजा करते हैं उधर जाके भी। पहले पूजा होता है, नारियल टूटता है, तब ओपनिंग होता है। तो ये चीज है कि कैसे इंटरमिक्स करके आपको अलग अलग जगहों पे एग्जांपल्स कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से ही आप सब्सटेंशिएट कर सकोगे चीजों के। तो पहला हमने क्या बात किया कि आपको डिमांड ठीक से फुलफिल करना है, थिंकर सही से फुलफिल करना है। थर्ड पॉइंट हमने बोला कि आपके पास एग्जाम्पल्स भर भर के अच्छे खासे होने चाहिए। एक चीज मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जाकि वो जो कि बहुत चर्चित नहीं होता है, वो है आपका हैंड राइटिंग। फिलहाल मैं माउस यूज कर रहा हूँ इसलिए अच्छे से आप नहीं देख पा रहे होगे, पर आप खुद ही देखो, इस हैंड राइटिंग को कोई चेक करेगा क्या? कोई चेक नहीं करेगा। अगर कोई चेक भी करेगा तो एक तो एग्जामिनर का पहले से मूड खराब है, आंसर्स देख के, कॉपी चेक करके, क्या पता घर पे कुछ इशू हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत अनलकी हो और आपका हैंड राइटिंग भी खराब है, तो वो आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट करेंगे। लेजिबल होना चाहिए हैंड राइटिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा ही होना चाहिए, पर एटलीस्ट लेजिबल होना चाहिए। हैंड राइटिंग मैटर्स, ठीक है। 5 से 10 नंबर का तक आपका मैटर कर सकता है हैंड राइटिंग। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना, स्पेसियस रखना। स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे सटा सटा के लिखने की जरूरत नहीं है। नो मैटर आप पैराग्राफ में लिखो या पॉइंट में लिखो, जैसे आप सुटेबल हो। तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके पास बहुत स्कोप है फ्लो चार्ट बनाने का,
ठीक है। आप फ्लो चार्ट बनाओ, काफी मॉडल्स आते हैं, ग्राफिटिकल मॉडल आता है, और ग्राफिटिकल मॉडल आप इसी क्वेश्चन में जैसे जो रिसर्च का क्वेश्चन था ना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का, तो एक ग्राफ है, आप उसको यूज करो कि पहले क्या था, ठीक है, पहले क्या था, फिर बीच में क्या हुआ, कॉन्टेम्पररी टाइम क्या है, उसके बाद देखो कि जो कोहेशन का डिग्रीनेस है वो हाई हुआ कि लो हुआ। इसमें लिखो, यहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी आता था, ट्रायंगुलेशन आया, है ना, समझ रहे हो ना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट बाद में आया, फिर मैक्रो माइक्रो होने लगा, फिर एलन ब्राइमन आया, तो आप इसको फ्लो चार्ट में दर्शाओ। फिर आप व्हील एंड स्पोक मॉडल यूज करके फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करो अपने आंसर्स को, जितना हो सके थोड़ा यूनिक बनाओ, अच्छा बनाओ, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, ऐसे करके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन आपके आंसर की बहुत सही होनी चाहिए, प्रेजेंट करना बहुत ढंग से, आंसर आपको सब आएगा लेकिन प्रेजेंट ठीक से करना। कुछ और चीज है, जो सोशल स्कीम्स होते हैं ना बिहार के, इसको इस वाले पॉइंट में ऐड करना, ये बिहार के एग्जाम्पल्स में जो सोशल स्कीम्स होते हैं बिहार के, उनको आप याद कर लेना, उनको जगह जगह पे कोट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिहार का जैसे एक एग्जाम्पल था, जैसे ये 12th वाला एग्जाम्पल था आई थिंक, कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप जिससे एक्सेस और इंक्लूजन, जो से सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप हैं स्कूल एजुकेशन में, तो उनका इंक्लूजन के लिए बिहार में क्या क्या अभी करा गया है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हुआ है ना, तो आपको बिहार के सोशल स्कीम्स ध्यान में होने चाहिए, एजुकेशन का रिलेटेड क्या है, विमेन का रिलेटेड क्या है, चिल्ड्रन का रिलेटेड क्या है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो। विमेन के रिलेटेड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्या, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, महिला सशक्तिकरण परियोजना, ये सब है ना, तो 3-4 भी आप कोट करोगे ना तो ठीक होगा, समझे। तो ये चीज है। एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो कहाँ से करें हम थिंकर्स, कैसे करें वैल्यू एडिशन के लिए। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो है तो आप विकास रंजन वगैरह पढ़ सकते हो अभी, पर ज्यादा ट्राई करना है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊं। 63rd बीपीएससी के बाद से थोड़ा पेपर डायनेमिक हो गया है, तो आप कोशिश करना कि मैं क्वेश्चन पेपर ज्यादा सॉल्व करूं। एक पेपर में 12 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप 5 साल का करोगे तो 60 क्वेश्चन आपके रेडी होंगे, और इन्हीं 60 क्वेश्चन में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है। सिलेबस को के जितने पॉइंटर्स हैं ना, उन पॉइंटर्स के इर्द गिर्द अगर आपके कीवर्ड्स हैं रेडीमेड नोट्स, तो आप उसको इधर उधर करके आंसर लिख सकते हो, एक डिसेंट आंसर लिख सकते हो। तो पहला प्रायोरिटी अभी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एक डाउट आया था कि सर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, गलती से पीटी हो गया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा मेंस के लिए क्या करूं, इतना कम समय है, तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हूं क्या करूं। उनके लिए भी यही है कि आप प्रीवियस ईयर करो। बाकी जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आंसर का फुलफिल करो डिमांड, और जो चीजें बताया, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना और लिखो। लोग लिखते नहीं है, वेट करते हैं, लिखोगे दिस स्मॉल चेंज विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपका जो अभी का स्ट्रगल है ना, बस कुछ ही दिनों का, इन 2 से 3 महीनों का, वो आपके आने वाले 45 साल चेंज कर सकता है। 45 से 50 साल आपका, है ना, लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो और बढ़ाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लोग कंपटीशन वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा थिंकर्स आप कहाँ से लाओगे। देखो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में सोशियोलॉजी भी होता है। तो सोशियोलॉजी के जो आपके थिंकर्स मेंशन हैं सिलेबस में, आप डिट्टो उनको लिखो, उनके ऊपर 30-40 मिनट का वीडियो होगा, कहीं से कर लो, अनअकैडमी से कर लो, या जो लोग पढ़ाते हैं नेट के लिए, उनके टर्म्स मेंशन करो। क्या टर्म्स मेंशन करना है, कुछ नहीं, एक पेज में, जैसे अगर दरखाइम दरखाइम के सिलेबस में फंक्शनलिस्ट में, तो आप लिखो कि दरखाइम का मेथोडोलॉजी क्या था, 6 मेथोडोलॉजी याद रखो। कैसे आपको याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए। दरखाइम का मेथोडोलॉजी तो आप तुरंत बताओ, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस। आपको चीजें याद होनी चाहिए एग्जाम तक। एक टॉपिक बोलूं, आपको तुरंत पता होना चाहिए। उसके बाद दरखाइम क्या पढ़ा, दरखाइम किसके ऊपर बात किया, अनोमी के ऊपर पढ़ा, सोसाइटी के बारे में बताया कि 4 तरीके के होते हैं, फलना ढिमका, ये सब, ठीक है। और सोसाइटी और रिलीजन का बात किया, ये सब पढ़ा। सोशल फैक्ट के ऊपर बात किया दरखाइम। दरखाइम कंसाइंस का बात किया, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव इवरवेरेंस, रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो ना, सेक्रेट प्रोफेन की जो आपका डिकोटोमी था उसके ऊपर बात किया। तो आप यूजीसी नेट खोलो, यूजीसी नेट से आप इस चीज को डेवलप करो अच्छे से।
अभी है टाइम आपके पास इसके लिए। जितने थिंकर्स हैं 1-2 पेज में आपके सारे नोट्स हो जाने चाहिए। और 1-2 चीज एक्स्ट्रा थोड़ा वो लोग बताएंगे उस वीडियो में अच्छे से, कॉम्परेटिव है क्योंकि उनका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो एमसीक्यू में वो कीवर्ड्स उन लोग बताते हैं और कीवर्ड्स ही तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप कितना पढ़े हो, 6 साल से सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो या बस उठ के गए हो एग्जाम देने। उसको क्या पता है आपका आंसर। आंसर में अगर कीवर्ड मेंशन है तो एग्जामिनर डजंट नो कि हाउ मच यू हैव रीड इवन इफ यू नो, पर आपको कनेक्ट करने आना चाहिए कि जो कीवर्ड पढ़े हैं उसको सही जगहों पे रखें। जैसे दरखाइम ने बोला कि हेवन जो है, इतना पॉजिटिविस्ट था दरखाइम, बोला कि हेवन जो है, जो स्वर्ग है, वो भी कुछ नहीं है, ग्लोरीफाइड सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। वेबर के बारे में ऐसे नोट्स बना लो क्योंकि ये लोग हैं आपके सिलेबस में। जो आपका वेबर का एक थ्योरी था ना, थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज, तो उसके ऊपर आप बताओ, पॉवर्टी के ऊपर इन्होंने स्टडी करा था। तो एक ये चीज हो गया। क्या बताया मैंने, यूजीसी नेट से आप थिंकर्स प्रिपेयर कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब एक और डाउट आता है कि सर जी बिल्कुल ही नोबू, मतलब कुछ नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पिछले 5 से 6 सालों का उनको सॉल्व करो, क्योंकि अब डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी वालों के पास डायनेमिक बहुत कंटेंट होता है, तो आपको उनसे compete करना है। आप क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, विकास रंजन सर का बुक उठाओ, या जहां से वो क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल हो रहा है। अगर आपका नितिन सांगवान से हो रहा है उठाओ, तुषार अंशु से हो रहा है उठाओ। बस एक चीज ध्यान रखना कि एक कोई टॉपिक के लिए 1.5 घंटा का लेक्चर देखने मत बैठना, ठीक है। जो चीज 10 मिनट में पढ़ के हो सकता है उसके लिए 1.5 घंटा का लेक्चर देख के टाइम बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी है, बहुत टफ भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा चीजें, बहुत ऐसा कुछ बहुत हाई टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो विकास रंजन का बुक उठाओ, उससे आप पढ़ो, लगभग टॉपिक वाइज सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई थिंक 5 to 6 बुकलेट्स हैं। विकास रंजन सर के वीडियोस भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, कुछ 180-90 वीडियोस हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ सजेस्ट, आपके पास उतना टाइम नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 भी तो है ना आपको करना है, इसमें भी अच्छे मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉन साइंटिफिक ऑप्शनल में ऐसे भी मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं दे पाते हैं। एक और चीज है कि जो क्वेश्चंस है उनके लिए कुछ सोशियोलॉजी के वेबसाइट हैं। जैसे एक वेबसाइट है आपका लोटस राइज करके, तो लोटस राइज से ढूंढो। विकास रंजन सर की खुद की वेबसाइट है। तो उठो और R&D करो, खुद से रिसर्च करो, क्वेश्चंस लिखो, छोटे छोटे टॉपिक्स में लिखना, ठीक है। तो लगभग हमने सब चीज पे बात किया। तो ऐसे करके आप अपना थोड़ा स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। मैं बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है उनके लिए भी, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए भी। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका प्रैक्टिस होगा, जिनका नहीं है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और पैटर्न समझ में आएगा। थोड़ा सा एनालाइज करना और देखना कि चीजें सिलेबस वाइज ही आती हैं। जो पहला सिलेबस है आपका, फर्स्ट नंबर टॉपिक जो है रिसर्च डिजाइन, तो क्वेश्चन भी आपको मिलेगा रिसर्च डिजाइन क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद से करना, और आंसर राइटिंग मस्ट है। बाकी अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, जितना हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारा थैंक यू अभी तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।